तो नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सीरीज में। यूपी ट्रिपल एससी के लिए पूरी तैयारियां आपकी चल रही हैं और उसके साथ ही लेखपाल तक का आपका जो सफर है ये धीरे धीरे और ज्यादा कम होता चला जा रहा है। 19 जून बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो अपनी तैयारी को पूरी पक्की करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। इसके साथ ही जो बेसिक्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं उन बेसिक्स पे थोड़ा सा 1-2 बार और फोकस कीजिएगा। आपकी तैयारियों को 10-20 कदम और आगे बढ़ाते हुए हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के हर्षवर्धन तक के टाइम का पूरा एमसीक्यू मिलेगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्टली रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के 50 क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि बहुत ही कम टाइम में हम लोग कवर कर लेंगे। सिर्फ इन क्वेश्चंस को ही नहीं, इसके साथ जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब कुछ हम लोग डील करेंगे और इसी के साथ हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। अपने आप को आप चेक भी कर लीजिएगा कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोग बेहतरीन तरीके से करते चले जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने देवनाम प्रियदर्शी नामक राजा का हवाला दिया था। क्वेश्चन है कि ये राजा कौन था। आपको पता है प्रियदर्शी जिसको बोला जाता था, प्रियदर्शी भी जिसको बोला जाता था, ये वर्ड यूज किया जाता है अक्सर अशोक के लिए, और इसके बारे में आपको और अदर इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। खैर अशोक ध्यान रखते रहेगा, ये आपका मेन आंसर है डायरेक्टली। प्रियदर्शी यानी प्रियदर्शी के रूप से इसको जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मथुरा के कला स्कूल में मूर्तियां बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया। आपको पता है बहुत सारी स्कूल्स थे यहाँ पे, मथुरा कला एंड सो मेनी कॉल्ड, बहुत सारी चीजें थी। तो इसमें क्वेश्चन आपका पूछ रहा है क्या, मथुरा के कला स्कूल में मूर्तियां बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया। क्या ये संगमरमर था, या स्टेट स्टोन था, या ग्रेनाइट था, या लाल बालू का पत्थर था। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर आप जानते रहेंगे। लाल बालू के पत्थर को यूज किया गया था हमारे क्या मथुरा के कला स्कूल की स्टार्टिंग के साथ यूज किया जाता है, और इसकी स्थापना जो है पहली सदी में हुई थी। फर्स्ट सेंचुरी में इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, जिसे हम मथुरा कला के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष संहिता किससे संबंधित है। पातिमोक्ष संहिता, और अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखे जा रहे हैं कि बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में नॉर्मली क्वेश्चंस को छोड़ करके उसके डीप क्वेश्चंस को उठा करके पूछ लिया जा रहा है, और इसमें सिंपल सा है, शिक्षा, सुझाव, अनुशासन या उपरोक्त सभी। एंड द आंसर इज अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन से रिलेटेड जो पातिमोक्ष संहिता है इसके बारे में बताया जाता है कि बौद्ध भिक्षुक संहिता, बौद्ध भिक्षुक संहिता के रूप में ये जाना जाता है। पातिमोक्ष 227 नियमों का एक तरीके से संग्रह है, यानी 227 नियम इसमें बताए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में बौद्ध धर्म में कौन सा आर्य सत्य नहीं है। आर्य सत्य के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन क्या है, दुख, दुख समुदाय, दुख भंजन और दुख निरोधगामिनी पद। और इसमें से जब आप देखेंगे तो दुख भंजन की बात कहीं पे नहीं की गई है, इसको आर्य सत्य के रूप में नहीं माना जाता है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी पद के रूप में ये जाने जाते हैं हमारे कौन से बौद्ध आर्य सत्य के रूप में। 4 आर्य सत्य आपको भी याद होगा। नेक्स्ट आता है आपका, निष्क नामक आदान प्रदान का साधन कब प्रयोग किया जाता था। निष्क एंड शतमान, ये सारी चीजें बेसिक्स में मैंने आपको पढ़ाई हैं, और आप सभी को पता है निष्क जो है 4 ऑप्शन देखते हैं, वैदिक काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में या संगम काल में। इसी समय चेक कर लो अपने आप को, आप लोग कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ये बात अभी जरूरी है, और अभी चेक करना भी आप लोगों को। जितना टाइम मैं ले रहा हूं 5 सेकंड्स का टाइम दूंगा आपको। क्वेश्चन देखिए, आंसर कीजिए, क्वेश्चन दीजिए, देखिए, आंसर कीजिए, क्योंकि ऐसे आपके एग्जामिनेशन में भी ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। एंड द आंसर इज आपका वैदिक काल में आपको पता है निष्क और शतमान यूज किया जाता था किस चीज के लिए, आदान प्रदान के लिए। विनिमय प्रणाली में भी इसका यूज किया जाता था। हालांकि बार्टर सिस्टम, जिसको हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं, ये भी पॉपुलर था, बट अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है आप देखेंगे आंसर इसका वैदिक काल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था। उज्जैन, तक्षशिला, नालंदा या विक्रमशिला। एंड द आंसर इज हो जाएगा ए, यानी कि उज्जैन की बात जब हम करते हैं तो ये मुख्य शिक्षा केंद्रों में से एक था। मौर्य काल की बात कर रहा है, मौर्य वही काल है जिसके बारे में मैंने बताया था, मगध के उत्कर्ष से लेकर के सारी चीजें, जब मैंने कई सारे क्वेश्चंस में आपसे डील किया है। ठीक है, और इसमें क्या आ जाता है आपका, उज्जैन की बात की जा रही है, और उस समय कौन से मौर्य काल की बात की जा रही है। स्टार्टिंग कहां से होती है मौर्य काल की, चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले का कौन सा काल था, किसका वंश चला करता था मगध पे, ये थे हमारे नंद वंश के घनानंद। उनके पिताजी कौन थे, महापद्म नंद।
और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये पूरी तरीके से चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, इनके बाद इनका बेटा बिंदुसार आता है और बिंदुसार का बेटा फिर उसके बाद अशोक और सुसीम, उसमें से अशोक को क्या बना दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है। ठीक है। एंड आफ्टर दैट कलिंगा विजय और फिर हृदय परिवर्तन, बौद्ध धर्म एडॉप्टेशन, ये सारी चीजें आप लोगों को याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अंग महाजनपद को मगध में किसने मिलाया? आपको पता है पहले 16 महाजनपदास हुआ करते थे, 16 महाजनपद हुआ करते थे, 16 को मर्ज करके बना दिया गया था। क्या 16 को मर्ज करके बना दिया गया था हमारे टोटल 4 महाजनपद, और उसके बाद से एक महाजनपद को इस्टेब्लिश किया गया था जिसे हम मगध के नाम से जानते थे। क्वेश्चन है अंग महाजनपद को मगध में किसने मिलाया? क्या ये अशोक था या बिंदुसार या बिंबिसार या अजातशत्रु? चारों मगध जनपद से, मगध महाजनपद से रिलेटेड हैं। और जब हम बिंबिसार की बात करते हैं, बिंबिसार जिसने सबसे पहले हर्यक वंश की नींव रखी थी और इसी से स्टार्टिंग होती है हमारे किसकी, एक तरीके से जब देखते हैं मगध साम्राज्य की स्टार्टिंग बिंबिसार से मानी जाती है। इसी ने क्या है, अंग महाजनपद को जीता था और वहां की राजकुमारी से शादी की थी। ये आपको पता है कि राजा वगैरह ये सारे काम करते रहते थे और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं जैसे बिंबिसार की बात करें। ठीक है। मगध साम्राज्य की स्टार्टिंग यहीं से मानी जाती है और ये किस वंश से था? हर्यंक वंश से इनको मारा जाता है। और इनके बेटे का नाम क्या था? तो खैर बिंबिसार के बेटे का नाम था क्या? अजातशत्रु। और अजातशत्रु कैसे राजा बना था? इसने अपने फादर की हत्या करके क्या है, सत्ता पाई थी। और अजातशत्रु के बाद इसका जो बेटा था जिसे हम उदयन के नाम से जानते हैं, ये उदयन कौन था? इसने भी अपने फादर की हत्या करके गद्दी पाई थी, तो इस वजह से इसे हम लोग पितृहंता वंश के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन ऐसा डायरेक्टली आता है, कौन सी आपकी डायनेस्टी थी, कौन से आपका वंश था जिसे पितृहंता वंश के रूप में जानते थे? ये हमारा कौन सा, ये हर्यक वंश था, ध्यान रखते रहेंगे। और उदयन ही था ये जिसने की कौन सा नगर बसाया था? पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? पाटलिपुत्र प्रेजेंट टाइम में आप पटना के नाम से जानते हैं। इस नगर को बसाने का श्रेय उदयन को जाता है। ये सब चीजें आप रिलेट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का कितना वर्णन है? ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे हुए थे आपके। गंगा का 3 बार, यमुना का 1 बार। गंगा का देखिए, यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार, या फिर गंगा का 2 बार और यमुना का 3 बार वर्णन, या यमुना का 1 बार वर्णन और गंगा का 4 बार वर्णन। और जब डायरेक्टली हम लोग आंसर की बात करेंगे तो यमुना का इसमें 3 बार, गंगा का 1 बार। इट मीन्स आंसर नंबर बी यानी ऑप्शन बी आपका सही है। और ये ऋग्वेद में आपने देखा भी था, सबसे ज्यादा पवित्र नदी के रूप में किसे मानते थे? नदी पवित्र की बात की जाए तो पवित्र नदी के रूप में यहाँ सरस्वती थी, सर्वाधिक बारुलेख। और इसके बाद से हम लोग जानते हैं इसको किस नाम से जाना जाता था? इसको हम लोग नदीतमा के रूप से, नदीतमा के नाम से जानते थे ऋग्वैदिक काल की बात करें तो इसमें। ठीक है। और इसमें ही आप लोग कुछ और नदियों के बारे में जब उल्लेख देखेंगे तो यमुना का 3 बार उल्लेख, गंगा का 1 बार उल्लेख, यानी आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किसे जय काव्य कहा जाता था? जय काव्य, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद या फिर पुराण? एंड द आंसर इज महाभारत को एक मूल नाम के नाम से तो इसको जय संहिता के नाम से भी जाना जाता था और जय काव्य के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो मूल नाम अगर आपसे पूछते कभी महाभारत का, या फिर डायरेक्टली आपसे यही क्वेश्चन कर दे कि निम्न में से किसे जय काव्य या जय संहिता भी अगर पूछते तो भी आंसर कीजिएगा बी यानी कि महाभारत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 10 नंबर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य ग्रहण से संबंधित है? ये कई सारे नाटक हुआ करते थे और उन नाटकों में से देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मुद्रा राक्षस या इनमें से कोई नहीं। एंड द आंसर इज मुद्रा राक्षस। आपको पता है विशाखा दत्त की जो मुद्रा राक्षस थी, इसमें जो एक्सप्लेनेशन पूरा किया गया और ये पूरा नाटक जिस पे बेस्ड है ये था चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य ग्रहण से संबंधित। कैसे चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को पराजित करता है और उसमें ये सारी चीजें दिखाई गई थी कि हमारे जो चाणक्य थे ये जाकर के देखते हैं कि एक माता जो है अपने बेटे को बता रही होती है कि कभी भी रोटी बीच से मत तोड़ो नहीं तो हाथ जल जाएगा, साइड से तोड़ोगे तो फिर ये सारी चीजें सही रहेंगी। बहुत सारे ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें इसमें से आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मयूर शर्मा ने किस वंश की स्थापना की थी? मयूर शर्मा की बात, चोल, चेर, कदम्ब या इनमें से कोई नहीं? एंड द आंसर इज कदम्ब वंश। अगर बात की जाए कदम्ब वंश, ये दक्षिण भारत में कर्नाटक का वंश था, इसकी स्थापना मयूर शर्मा ने की थी। सो द आंसर इज आपका कौन सा? कदम्ब वंश हो जाएगा। मयूर शर्मा का नाम आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्पलेखन कहा जाता था, ऐसा क्यों कहा जाता था? ये आप आंसर करेंगे। ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी इसलिए कहा जाता था। क्या दाएं से बाएं? इट मींस इधर से इधर लिखा जाता था, या फिर ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी इस वजह से? ये क्रमागत बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी ऐसा था, या ये ऊपर से नीचे लिखी जाती थी? आप सभी को पता है हमारी जो हिंदी लिखी जाती है, हिंदी, ये बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है देवनागरी लिपि में।
इंग्लिश लिखी जाती है रोमन लिपि में और ये भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। उर्दू लिखी जाती है अरबिक स्क्रिप्ट यानी कि अरबी लिपि में, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। और जब चाइनीज की बात करते हैं तो ये ऊपर से नीचे लिखी जाती है। बट जब हम बात करते हैं अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को, यानी उसकी हम लोग किस चीज़ की बात करते हैं, लिपि को, तो ये लिपि आपको एक तो पूरी तरीके से दिखाई देगा कि ये बहुत सारे आकृतियों को यूज करते थे। एंड एक और चीज, ये क्रमागत बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, इस तरीके से लिखी जाती थी। इस वजह से इसे गोमुद्रिका लिपि या फिर सर्प लेखन या फिर बूस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज जिसके बारे में आप जानते हैं। सो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ गया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता में दवात, इट मींस द इंक पॉट, ठीक है, इंक पॉट के निशान, उसके जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंसेस हैं, ये कहां पे पाए गए? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन या चनहुदड़ो? एंड द आंसर इज, आप सभी को पता है कि चनहुदड़ो में पाया गया था हमारे मनके का साक्ष्य, काजल का साक्ष्य, इंक पॉट का यानी कि दवात का साक्ष्य। सो द आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी चनहुदड़ो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा की बात की गई है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। कब खोज की गई थी? 1921 में। किसके अंतर्गत खोज की गई थी? तो ये जो है आपकी ये दयाराम साहनी की खोज की गई थी, ध्यान रखते रहिएगा। राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और दयाराम साहनी की खोज करने की वजह से इसको जो है सबसे पहले हड़प्पा नगर पाया गया था। तो इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा और सारी चीजों की बात की जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपकी बात की जाए किस नदी के किनारे था ये, किस नदी के किनारे था? कमेंट सेक्शन में लगातार आंसर कीजिए। तो आंसर कौन सा था? ये रावी नदी के किनारे था। मोंटगोमरी में प्रेजेंट टाइम में पड़ता है, जो कि आपके पाकिस्तान के प्रोविंस से रिलेटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की बात की गई थी। हड़प्पा नाम पे मैंने डिस्कस किया था। चनहुदड़ो आपका आंसर हो जाएगा। इस पे मैंने डिस्कशन नहीं किया था, पहले ही मैं बता दूं। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने बाघ की गुफाएं किस काल की हैं? बाघ की गुफाएं मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन काल या राजपूत काल? एंड द आंसर इज, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गुप्तास काल। जब गुप्तास का काल रहता है, गुप्तास पीरियड या फिर गुप्त काल की बात की जाए, तो इसमें चित्रित गुफाएं कुछ बनाई जाती हैं जो थार जिले, मध्य प्रदेश का एक धार जिला है, यहीं पे प्रेजेंट टाइम में सिचुएटेड हैं, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिसे हम लोग बाघ की गुफाओं के नाम से जानते हैं। सो द आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसके बारे में आप चीजों को डील करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपको पता है एजुकेशन का मेन सोर्स, मेन पॉइंट, मेन जो हेडक्वार्टर के रूप में जाना जाता है, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। इन चारों में से जब आंसर की बात करें तो कुमारगुप्त के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कुमारगुप्त, इसने नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना इन्होंने की थी। नालंदा प्रेजेंट टाइम में ये कहां पे है? आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन में पूछ रहा हूं नालंदा विश्वविद्यालय की, बिहार में पड़ता है, ये तो आपको पता है। जिला बता देंगे तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। तक्षशिला कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। एरिया एग्जैक्टली बता देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी डीप स्टडी करनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज आपको पता है कि ये वो पुराना वाला लेखपाल का एग्जाम नहीं रह गया है, अब ये हो गया है टफ पूरा, और 15 में से एक लेना है। 15 में से एक लेना है तो कुछ तो गेम होगा। ठीक है, तो थोड़ा उसके लिए तैयार रहिए, अपनी तैयारियों को भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन है 16। मिलिंद पन्हो, मिलिंद और नागसेन के बीच वार्तालाप पर आधारित है। ये तो हमको भी पता है सर। ठीक है, तो मिलिंद कौन था ये पूछ रहा है। अच्छा, ये पूछा आपने। ठीक है, सातवाहन राजा, शुंग राजा, भारतीय यवन राजा या फिर नंद राजा? आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा भारतीय यवन राजा। यवन राजा के रूप में इनको हम लोग जानते हैं, जिन्हें हम मिलिंद के रूप में जानते हैं। और ये मिलिंद भारत में राज्य करने वाला एक यवन राजा था। ये बौद्ध धर्मी भी था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग की शक्तिशाली सेना के कारण ये भारत के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाया था। किसकी? ये पुष्यमित्र शुंग की सेना की वजह से ये बाहर ही रह गया था, भारत में एंट्री नहीं कर पाया था ये। और यहीं पे मिलिंद पन्हो की बात की जाती है, मिलिंद और नागसेन के बीच में बातचीत की जाती है कि कितना पावरफुल था, इसी सारी चीजों के बारे में इसमें बात होती है। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जरा देखते हैं। तो उन्होंने भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया था, यह सत्य है क्या? उन्होंने भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था, क्या यह सत्य है? या फिर उन्होंने न तो पूर्ण रूप से भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया था और न ही नकारा था, या फिर इनमें से कोई नहीं? जब हम आंसर की तरफ देखेंगे तो आंसर होगा सी। उन्होंने न तो पूर्ण रूप से भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया था और न ही उसको नकारा था। गौतम बुद्ध ने
सीधे कहा था कि मतलब ईश्वर हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको डायरेक्टली उन्होंने कुछ कहा नहीं था, ठीक है। ये डायरेक्टली आप बोल सकते हैं। ईश्वर और आत्मा दोनों चीज की यहाँ पे कल्पना नॉर्मली नहीं की जाती है, लेकिन पुनर्जन्म को इसमें माना जाता था। जैन धर्म की बात करें तो वहाँ पे ईश्वर की कल्पना नहीं थी, बट आत्मा की कल्पना थी। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसको कि आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 18वां, पंच तत्वों से शरीर का विकास हुआ था। यह किस दर्शन में बताया गया है? पंच तत्व, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वों से बना शरीरा। ऑप्शन है आपके सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन या न्याय दर्शन। आपने प्रीवियस एग्जाम में प्रीवियस क्लासेस को मेरे अगर देखा होगा, इतनी देर में आपको आंसर भी करना है। ओके, मैं बीच बीच में वो 5 मिनट की बकवास इसी वजह से कर रहा हूँ। 5 सेकंड की बकवास में आपको क्या करना है, तुरंत आंसर कर देना है। ओके, तो ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सांख्य दर्शन, वैशेषिक, मीमांसा या न्याय। पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हुआ था कौन से दर्शन से कौन कौन रिलेटेड है, और इसमें भी आप लोग देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा आपका। आंसर है आपका, जस्ट वेट, ये आंसर, जस्ट वेट, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? वैशेषिक दर्शन, जिसे हम लोग जानते हैं महर्षि कणाद के नाम से। वैशेषिक दर्शन, कणाद कण के नाम से जाने जाते थे। कणों पे इन्होंने क्या है, एटम्स पे पूरी चीजों को रिसर्च किया था। एक तरह के साइंटिस्ट हुआ करते थे उस जमाने में, साधु सन्यासी बोला जाता था, प्रेजेंट टाइम में जैसे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं। तो महर्षि कणाद की रचना थी वैशेषिक दर्शन, और वैशेषिक दर्शन में इन्होंने क्या है, 5 तत्वों की बात की थी। कौन कौन से? अग्नि, जल, वायु, गगन और धरती। क्षिति, जल, पावक, पावक में आपका ये अग्नि आ जाएगा, ठीक है। तो क्षिति यानी कि धरती, जल यानी कि आपका जल, फिर उसके बाद से पावक, पावक यानी कि अग्नि, गगन यानी कि आसमान, एंड समीरा यानी कि वायु। ये 5 तत्व जो हैं, ये पूरी बॉडी इन्हीं 5 चीजों से बनी होती है। एंड जब आप जानते हैं, अपनी पूरी हिंदू धर्म को पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें रिलेटेड भी हैं, तो इंसान के मरने के बाद ये 5 तत्व जो हैं प्रकृति में समाहित हो जाते हैं, ये भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिन कहां पर बिताए थे? क्या ये उज्जैन में थे, या फिर काशी में, या श्रवणबेलगोला में, या फिर अवंती में? और आप सबको पता है श्रवणबेलगोला ये इनका अंतिम टाइम था चंद्रगुप्त मौर्य का, और इसके बारे में मैंने बताया भी था आपको क्या है, भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी इन्होंने, और आखिरी दिन श्रवणबेलगोला में इन्होंने बिताए थे। इसके बाद की बात की जाए तो वहां पे 297 ईसा पूर्व में, यानी 297 बीसी की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। इसको क्या कहा जाता है? संलेखना विधि लेना, यानी कि धीरे धीरे अपने डाइट को कम करते करते फिर ज्यादा टाइम का क्या करना है, डाइट कर लेना है, यानी कि फास्ट रख लेना है, व्रत रख लेना है, और अपनी बॉडी को इसी तरीके से छोड़ देना है। तो श्रवणबेलगोला आप ध्यान रखते रहेंगे, ये कहां से रिलेटेड है? ये जैन धर्म से रिलेटेड है, और इसी के बारे में आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाते हैं। जैन धर्म की बात की गई, भद्रबाहु, और मतलब भद्रबाहु जो है ये किसके शिष्य हुआ करते थे? जैन के, किसके? महावीर स्वामी के शिष्य हुआ करते थे। भद्रबाहु और स्थूलभद्र दोनों के बारे में मैंने बताया था। एक थे श्वेतांबर, एक थे दिगंबर। श्वेतांबर क्या पहनते थे? श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर क्या करते थे? दिगंबर कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। दिगंबर यानी कि दिशाएं ही उनका क्या होते थे, मतलब एक तरीके से दिगंबर जो दिशाएं हैं पूरी उसी को वस्त्र मानते थे। दिगंबर एक तरीके से वो इसी वजह से बोले जाते थे, जिस दिशाएं जिनका वस्त्र हो। ओके, तो ये भद्रबाहु एंड स्थूलभद्र को दोनों को याद रखेंगे। भद्रबाहु आपके श्वेत, जिसको हम लोग श्वेतांबर के नाम से जानते हैं, उससे रिलेटेड थे, एंड आपके स्थूलभद्र जो है ये दिगंबर से रिलेटेड थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, मैत्रक वंश की राजधानी कहाँ थी? एंशिएंट हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वल्लभी थी। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कौशाम्बी, वल्लभी, उज्जैन, धार। तो ये आपका वल्लभी हो जाएगा। एंड वल्लभी का प्राचीन नाम वल्लभीपुर भी था। वल्लभीपुर की बात की जाए तो प्राचीन भारत का एक नगर है जहां पे 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक एक वंश हुआ करता था, इसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, वल्लभी की बात मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। धार के बारे में मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, याद कीजिए। धार के बारे में मैंने अभी अभी आपको कुछ बताया था, याद कीजिए क्वेश्चंस को, सब कुछ याद आएगा, अगला क्वेश्चन भी याद आएगा। क्वेश्चन क्या है? सांची स्तूप किस काल में बना था? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, कुषाण वंश के काल में, या फिर गुप्त वंश के काल में? और चारों में से आंसर कौन सा होगा? आप खुद आंसर कीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? शुंग काल। आपको पता है शुंग काल और सातवाहन ये सब जो आए हुए थे, तो इन्हीं के टाइम में हम लोग बोलते हैं, जब भी किसकी बात करते हैं हम लोग, सांची स्तूप की, जिसे कि मध्य प्रदेश के सांची में प्रेजेंट टाइम में पाया गया है। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी इसको, जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें भी इसको शामिल किया गया है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारे टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइटेड जो हैं शामिल हो चुके हैं, जिसमें से 39 कौन सा है? 39 है हमारा रामप्पा टेम्पल। कहाँ का? तेलंगाना का। रामप्पा टेम्पल को ही हम लोग बोलते हैं काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल। कौन सा?
काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल। तो इसको हम लोग ऐसे मतलब रामप्पा टेम्पल के नाम से क्यों जानते हैं सर? तो रामप्पा टेम्पल के नाम से इस वजह से जाना जाता है क्योंकि इसके जो प्रधान कारीगर थे, इसके जो मेन स्कल्पचर थे, उनका नाम रामप्पा था। सो वी आर ऑल्सो कॉल्ड इट रामप्पा टेम्पल। एंड 40 नंबर पे जो आता है आपका, ये गुजरात का धौलावीरा है, जिसको कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। सो द टोटल नंबर ऑफ द प्लेसेस जिनको शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और वो रिलेटेड है हमारे इंडिया से, ये टोटल 40 हो चुके हैं, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उन्होंने भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने न तो पूर्ण रूप से भगवान का अस्तित्व को स्वीकार किया, न ही नकारा, या उनमें से कोई नहीं। और आंसर मैंने पहले ही बताया था आपको, आंसर कौन सा है? सी है। न तो पूरी तरीके से इन्होंने भगवान को माना था, न ही उसको नकारा था, यानी उनके बारे में कुछ इन्होंने कहा ही नहीं था। डायरेक्टली उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, ऐसा कोई उनका ओपिनियन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं, इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहां पे दिया था? ये कई बार पूछे गए क्वेश्चंस में से एक है। सारनाथ, राजगीर, वैशाली या पावापुरी? और आंसर आपको पता है क्या हो जाएगा? वैशाली में गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था और उन्हें 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसको बोला जाता है कि अंतिम समय में इन्होंने क्या है, एक मतलब छोटी जाति की जो महिला थी उसके द्वारा क्या है, इन्होंने शुकर मांदव खाया था, जिसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। और शुकर मांदव को बहुत सारे लोग बहुत सारे डेफिनेशन देते हैं, इसका मतलब कुछ लोग सुअर का मांस बोलते हैं, कुछ लोग बहुत सारी चीजें निकालते हैं, बट एग्जैक्टली इसका डेफिनेशन नहीं पता चलता है। कोई पूरा एग्जैक्टली साक्ष्य नहीं है कि एग्जैक्टली इन्होंने क्या खा करके दम तोड़ा था और इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति तो कुशीनारा में हुई थी, जिसे हम लोग कुशीनगर के नाम से जानते हैं। इस वजह से वहां पे उनका समाधि स्थल बनी हुई है, ये भी आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, चंद्रगुप्त प्रथम ने जिस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था उसका नाम क्या था? लिच्छवी नरेश की बेटी से इन्होंने शादी की थी, ये तो आपको पता है, ठीक है। पूछ रहा है उसका नाम क्या था जिससे चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था? कुमार देवी, कुबेर नाग, ध्रुव देवी या वसु देवी? और आंसर की बात जब हम करेंगे, आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? आंसर ए हो जाएगा, कुमार देवी की बात यहाँ की जाती थी। ये लिच्छवी राजकुमारी थी, कुमार देवी से विवाह किया था उन्होंने, और इससे उनको कौन सा राज्य मिला था? इनसे उनको अंग का जो राज्य था, कौन सा? अंग का जो महाजनपद वाला राज्य था, अंग इनको मिल गया था, और उनके पुत्र का नाम समुद्रगुप्त था। और समुद्रगुप्त आपको पता है जो कि वीणा बजाते हुए अपने एक सिक्के पे भी इसने क्या है, अपने आप को छपवाया था, यानी कि म्यूजिक के प्रति बहुत ही ज्यादा आकर्षित हुआ करता था। और इसने पूरे भारत में दिग्विजय यानी कि पूरे भारत को जो है जीतने वाला एक इंसान, जिसको समुद्रगुप्त के नाम से हम लोग जानते हैं, ये ध्यान रखेंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में छापिए, मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा यात्री भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा यात्री भारत आया था? ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये फायान एक चीनी नागरिक था जो कि चीनी यात्री बनकर के भारत आया था। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। एक और याद रखते रहिएगा, ह्वेनसांग की बात करते हैं हम लोग। ह्वेनसांग किसके समय में आया था? तो ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, ये आप याद करते रहेंगे। बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी संकट के क्वेश्चन को जरूर याद कीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, जरा देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस शक राजा ने सिंचाई के क्षेत्रों में कार्य किया था? अभी मैंने बताया आपको, शक, कुषाण और पहलव, इनकी भी बात कर लेते हैं। शक राजा की बात कर रहे हैं, रुद्रदामन, मोगा, वासुदेव या कनिष्क। और जब हम बात करेंगे सिंचाई के क्षेत्र में काम करने का, तो ये रुद्रदामन था, जिसने की क्या है, जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है ये कि सौराष्ट्र क्षेत्र में इन्होंने क्या है, सिंचाई का काम किया था। टूटे हुए बांधों को फिर से इन्होंने बनवाया था और नहर व्यवस्था की भी स्टार्टिंग की थी। सौराष्ट्र प्रेजेंट टाइम में हम लोग गुजरात को बोलते हैं, तो इसको रिलेट करके याद करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर क्वेश्चन, कन्नगी मंदिर किस राजा ने बनवाया था? एलरा, कारिकल, सेंगुट्टुवन या फिर इनमें से कोई नहीं। कन्नगी मंदिर ये साउथ इंडिया से रिलेटेड मंदिर है, और इसमें जब आंसर की बात करेंगे तो आंसर आपका सी हो जाएगा। सी मीन्स क्या है, नाम थोड़ा सा साउथ इंडियन टाइप का है। सेंगुट्टवन, जिसे चेर वंश के राजा के नाम से जाना जाता है, और इसने कन्नगी मंदिर बनवाया था, जिसे कि लाल चेर के नाम से भी इसको जाना जाता था, सेंगुट्टवन को। तो लाल चेर के नाम से किसको जाना जाता है? ऐसे क्वेश्चन अगर पूछते तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर बस कर देना है। चलिए
अगला क्वेश्चन आ जाता है, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? टोंदी, मुसिरी, मदुरै या कावेरीपट्टनम? एंड द आंसर इज मदुरै। ये पांड्य वंश की राजधानी थी जिसे हम मदुरै के नाम से जानते थे। और ह्वेनसांग के अनुसार पांड्य वंश की जो राजधानी थी ये मोतियों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी। हर्षवर्धन के टाइम में ये ह्वेनसांग आया था, ये ध्यान रखते रहेंगे आप लोग। मोतियों के लिए प्रसिद्ध कौन सी थी? मदुरै थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? चार ऑप्शन, काशी, मथुरा, प्रतिष्ठानपुर या फिर पाटलिपुत्र। और आंसर की बात करें तो आंसर आपका हो जाएगा मथुरा। ये सूरसेन महाजनपद की क्या थी? राजधानी थी, कैपिटल ऑफ सूरसेन राजधानी, जो कि 16 महाजनपदों में से एक था और यहाँ की राजधानी मथुरा के रूप में जानी जाती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? आपको मैंने दसरा के युद्ध के बारे में बताया था, जिसे 10 राजाओं के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसी दसराज युद्ध के बारे में वर्णन की बात कर रहा है। ऋग्वेद के किस मंडल में दसराज युद्ध के वर्णन को हम लोग देखते हैं? छठा मंडल है, सातवां मंडल है, तीसरा मंडल है या फिर चौथा मंडल है? आपको पता है हमारे ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं और इसमें से जब हम दसराज युद्ध की बात करते हैं, 10 राजाओं का युद्ध, तो इसको हम लोग 7वें मंडल में देखते हैं। और 7वें मंडल में हमको क्या है? 10 राजाओं के युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में भी इसको क्या है? हमको सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इस युद्ध में क्या है? भारत जन के राजा सुहास ने 10 राजाओं को संघ, मतलब 10 राजाओं का जो संघ था, इसको हराया था। इसी को दसरा के युद्ध के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन कौन थे? ये बड़ी क्वेश्चन दिक्कत आ जा रही है। आपके दिमाग में कितना कॉन्सेप्ट बैठा है, कितनी आपने हिस्ट्री को कोरिलेट किया है, कितना आपने बैलेंस बना के चला है, ये चीजें आपसे अक्सर पूछती हैं। पतंजलि, कालिदास, हीरोडोरस या वासुदेव? एंड द आंसर इज आपका पतंजलि हो जाएगा। ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और वे महान योगाचार्य भी थे। उन्होंने योग दर्शन की भी रचना की थी और इनके बारे में उल्लेख मिलता है। ये किसके समकालीन थे? ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, ध्यान रखते रहेंगे। योग के बारे में जितनी भी चीजें, जितना भी चीज मतलब डेडिकेट किया जाता है, ये मतलब हमारे पतंजलि जी को ही किया जाता है। योग दर्शन से रिलेटेड थे। दर्शन भी आपसे अक्सर पूछ दिया जाता है, कौन सा दर्शन किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा, श्रीलंका को सर्वप्रथम किस चोल राजा ने जीता था? ये वही श्रीलंका है, लंका के बाद नाम से जाना जाता था। श्रीलंका की बात कर रहा है। इलारा, राजेंद्र चोल, राजराज चोल या इनमें से कोई नहीं? आंसर तुरंत कर दीजिए कीजिए, बहुत ज्यादा टाइम मैंने दूंगा। इलारा की बात की जाए तो इसने श्रीलंका को सबसे पहले चोल ने जीता था। कौन सा चोल? इलारा चोल के नाम से जाने जाते थे और 50 वर्ष तक राज्य भी किया था। और फिर उसके बाद से इसमें जो है विदेशी आक्रमणकारियों का फिर से जो प्रेजेंट टाइम में जो है वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? ये क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा था। टोंदी, मुसिरी, मदुरै या कावेरीपट्टनम? एंड आंसर की बात कर लीजिए तो आंसर आपका क्या है? मदुरै थी। यानी कि आंसर नंबर आपका कौन सा? आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और इसमें चीजें बताई जाती हैं कि ह्वेनसांग के अनुसार पांड्य वंश की राजधानी मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी। और ह्वेनसांग के बारे में हम लोगों ने चीजें अभी पढ़ी, आगे और आएगा अभी। क्वेश्चन है, धरड़ीकोटा किस प्राचीन वंश से संबंधित था? धरड़ीकोटा ये मौर्य वंश से, सातवाहन वंश से, गुप्त वंश से या फिर शक वंश से? जब आंसर देखेंगे हम लोग तो सातवाहन वंश से ये रिलेटेड है, जिसको हम लोग धरड़ीकोटा के नाम से जानते हैं। अमरावती के पास ये प्रेजेंट टाइम में सिचुएटेड है, जो कभी सातवाहन वंश की राजधानी हुआ करती थी। और आपको पता है अमरावती प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? ये हमारे प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल ही अमरावती है, ये तो मैंने आपको बताया था। आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने बताया था आपको, 3 राजधानियों वाला इकलौता राज्य हुआ करता था, लेकिन अभी हाल ही में इसकी 3 राजधानियों को हटा के सिर्फ 1 राजधानी कर दिया गया। यानी कि विशाखापट्टनम और फिर आपके जो अमरावती और फिर कुर्नूल, 3 जो राजधानियां आती थी, 2 को हटा करके सिर्फ अमरावती को इसकी कैपिटल बना दिया गया है। ठीक है, चलिए और चीजों के बारे में हम लोग देख लेते हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग होता है? ये होता है 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश कब बनता है? अक्टूबर 1953 में बनता है। तो ये सब कुछ आप ध्यान रखते रहेंगे, 3 अक्टूबर को बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक दर्शन के रचयिता कौन थे? चरक थे, नागार्जुन थे, आर्यभट्ट थे या ब्रह्मभट्ट थे? और दर्शन में आप लोग जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए कम है। जस्ट फिलॉसफी बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होती है, बहुत सारी चीजों को कवर करती है। सो आंसर आपका नागार्जुन है। नागार्जुन की जब हम बात करते हैं तो ये माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक या रचयिता या उसके खोजकर्ता यानी फाउंडर ऑफ माध्यमिक दर्शन ये माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। माध्यमिक दर्शन का मतलब मध्य का मार्ग, उसको हम लोग कहते हैं। ऋग्वेद में देवताओं में
तूफान के देवता किसे माना जाता था? ऋग्वेद में आपको पता है पशुओं के देवता किसको माना जाता था? पूषण को माना जाता था। फिर उसके बाद से एक आ जाते हैं इसमें कौन से? तूफान के देवता के रूप में इंद्रदेव थे, पवन देव थे, मारुत थे या वरुण देव थे। और मैंने अभी आपको बताया था लास्टली क्लासेस में, जो मारुत हैं ये ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं के रूप में माने जाते थे, तूफान के देवता के रूप में जाने जाते थे। और जब हम वायुदेव की बात करेंगे तो ये हवा के देवता के रूप में, अग्निदेव की बात करें तो ये आग के देवता के रूप में, मारुत जिनको कि हम लोग क्या है तूफान के देवता के रूप में जानते हैं। इंद्रदेव का सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है इसमें, 250 सूक्त भी इनके ऊपर लिखे गए हैं और ये वर्षा के देवता के रूप में जाने माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन रिपीटेड है। दशहरा के युद्ध के वर्णन की बात की जा रही है, ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो सर 7वें मंडल में है, ये हम लोगों ने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेदांग छंदों के बारे में बताता है? छंदों के बारे में कौन सा वेदांग बताता है? तो छंद आप लोग पढ़ रहे होंगे हिंदी में, उम्मीद है आप लोग हिंदी की भी क्लासेस देख रहे होंगे, जीएस की भी सारी क्लासेस देख रहे होंगे, करंट में आप लोग पूरी तरीके से डूब चुके होंगे। तो खैर पूरी उम्मीद पे खरे उतरते हुए इसका आंसर देखते हैं। व्याकरण छंद, व्याकरण में या फिर शिक्षा में या कल्प में या फिर छंद में? तो ये बताया गया था आपका छंद में ही। छंद में ही छंदों के बारे में कौन सा मतलब एक वेदांग है छंद, जिसमें छंदों के बारे में बताया गया था। और वेदों का अर्थ समझने के लिए वेदांगों की डेवलपमेंट की गई थी, वेदांगों की रचना की गई थी। टोटल जो हमारे वेदांग हैं वो 6 हैं। कौन कौन से वेदांग हैं? एक है शिक्षा, स्वर विज्ञान से रिलेटेड, एक है कल्प, रीति रिवाज से रिलेटेड, एक है व्याकरण, एक है निरुक्त, एक है छंद और एक है ज्योतिष। ये टोटल हमारे 6 क्या हैं? वेदांग के रूप में जाने जाते हैं। चलिए सर अगले क्वेश्चन के रूप में ये 6 याद कर लेना आप लोग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष 6 वेदांग के रूप में जाने जाते हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहला कौन सा? ऋग्वेद। सबसे आखिरी अथर्ववेद। संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को। ठीक है, ऐसे आप ध्यान में रखते रहेंगे। गद्य और पद्य दोनों में कौन सा लिखा गया है? कमेंट सेक्शन में बताइए, सब मैं ही बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध अशोक के सिंहासनारोहण के कौन से वर्ष में हुआ था? यानी कि जो अशोक है ये जब गद्दी पे बैठ गया था उसके कितने वर्ष के बाद ये क्या हुआ था? कितने वर्ष के बाद कलिंग का युद्ध हुआ था? देखिए अशोक जब है गद्दी पे बैठा था, ये कब बैठा था? ये 269 ईसा पूर्व में, यानी 269 बीसी में ये बैठा था। और 8 वर्ष के बाद 261 ईसा पूर्व आता है, 261 बीसी आती है। इस टाइम में क्या है? कलिंग की वॉर हुई थी, कलिंग का युद्ध हुआ था जिसमें इसका हृदय परिवर्तित हो गया था। ये कलिंगा वही है जो प्रेजेंट टाइम में उत्कल यानी कि उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे अशोक के बारे में। इसके बाद से ये क्या करता है? अहिंसा पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लेता है और हिंसा को छोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं, 40वां क्वेश्चन। अशोक ने धम्म प्रसार करने के लिए कौन से अधिकारी रखे थे? धम्म का मतलब धर्म होता है और धर्मों का प्रचार कराता था अशोक, ये आपको पता है। धीरे धीरे पूरे मतलब भारत में जो है इनके बहुत सारे शिलालेख भी मिलते हैं, शिलालेखों पे आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अशोक के धम्म प्रसार करने के लिए जो हमारे अधिकारी की बात की जाए कौन कौन से रखे थे? युक्त, प्रादेशिक, राजकीय या उपरोक्त सभी। तो जब हम बात करेंगे अशोक के धम्म प्रसार करने वाले अधिकारी तो ये सभी थे। जैसे कि अपने शिलालेखों में धम्म, जिसे हम धर्म के नाम से जानते हैं, इसके प्रचार के लिए उसने युक्त, प्रादेशिक, राजकीय, ये सब बहुत सारे नाम के इन्होंने क्या है अपने कुछ ऑफिशियल्स नियुक्त किए थे, अपने कुछ कार्यकारी करने वाले कुछ अधिकारी थे, इनको नियुक्त किया गया था। ये सिर्फ धर्म का प्रचार करते थे। ओके, द्वितीय जैन संगीति कहाँ पे हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चारों जैन संगीति के बारे में आपको याद रख लेना है। ऑप्शंस क्या है? वल्लभी, वैशाली, पाटलिपुत्र या राजगृह। और आंसर की बात की जाए तो द्वितीय जैन संगीति हमारी 512 ईस्वी में हुई थी। 12 अंग और उपांग की रचना हुई थी इसमें। वल्लभी में इसकी क्या है रचना की गई थी, मतलब जो संगीति की आयोजन किया गया था वल्लभी में किया गया था। एक और चीज ध्यान रखते रहेंगे, किसके शासनकाल में हुआ था, कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये सब कुछ आप ध्यान रखें तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। प्रथम जैन संगीति कहाँ पे हुई थी ये बताइए? वल्लभी में, राजगृह में, पाटलिपुत्र या वैशाली? वल्लभी तो होगा नहीं सर, क्यों? क्योंकि दूसरा वाला वहां पे हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। जो ध्यान में रखेंगे आप लोग, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी सबसे पहले, और इसमें जैन धर्म के जो पूर्ववर्ती ग्रंथों की जगह 12 अंगों की रचना हुई थी। और इस संगीति के अध्यक्ष स्थूल बाहु के रूप में जाने जाते हैं। स्थूल बाहु के रूप में, आपको पता है भद्र बाहु और स्थूल भद्र के रूप में जाने जाते थे, तो इन लोगों के बीच में नाम आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 43,
महावीर को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? अभी आपने बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, बौद्ध के बारे में पढ़ा, बुद्ध के बारे में पढ़ा कि उन्हें क्या है, कुशीनारा, जिसे कुशीनगर के नाम से जानते हैं, वहां पे क्या हुआ था, वहां पे निर्वाण प्राप्त हुआ था। पूछ रहा महावीर जी को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में, वल्लभी में, वैशाली में या पावापुरी में? और आप सभी को पता है पावापुरी में डेथ होती है, यानी कि निर्वाण प्राप्ति होती है महावीर स्वामी की, जो कि 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते थे। 72 साल की उम्र में 468 ईसा पूर्व यानी 468 BC में पावापुरी में इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है और इसे ही हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ओके, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, महावीर स्वामी की पत्नी और फिर उसके बाद से आप लोग बुद्ध की पत्नी के नाम से जानते हो, तो ये सब बड़ी कंफ्यूजन करते हैं। यशोदा, यशोधरा, चेलना या त्रिशला? और आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा यशोदा। महावीर स्वामी जो है इनका नाम वर्धमान था, वर्धमान महावीर इसी वजह से हुए बाद में, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था जो संवीर नामक राजा की पुत्री थी। सो द आंसर इज आपका ए हो जाएगा, यानी कि यशोदा। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछता है, क्या तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? पहले दूसरी तो आपने पढ़ लिया, चलिए बौद्ध संगीति कौन सी, तीसरी की बात करते हैं। अशोक के समय में, कालाशोक के समय में, कनिष्क के समय में या अजात शत्रु के समय में? और जब बात करते हैं हम लोग तीसरी बौद्ध संगीति, ये अशोक ने कराया था, अशोक के टाइम में हुई थी और इसके काल में होने वाली ये पाटलिपुत्र में ही एग्जीक्यूट की गई थी। तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन से? मोगलीपुत्र तिस्स थे। मोगलीपुत्र, तिम्पुत्र की बात की जा रही है, मोगलीपुत्र थे, ये तिस्स के नाम से जाने जाते थे। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सिंपल सा, कौन अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? और आपको पता है ब्राह्मी में इसने क्या है, अपने शिलालेख को लिखवाए थे अशोक ने। बहुत सारे इनके शिलालेख, स्तंभ लेख, और मतलब शिला पे जो लिखते थे उसको शिलालेख बोलते थे, स्तंभ पे लिखते थे तो उसको स्तंभ लेख बोलते थे। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने, मैक्स मूलर ने, कर्निंघम में या इनमें से कोई नहीं? और आंसर आप सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? जेम्स प्रिंसेप की बात की जाए, जो कि 1799 से 1840 के टाइम पीरियड तक जीवित रहते हैं। एक इंग्लिश विद्वान के रूप में इनको जाना जाता है, जो कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रारंभिक रूप में आने वाले प्रारंभिक भी थे, मतलब स्टार्टर थे किस चीज के, यंग बंग आंदोलन, जिसे यंग बंगाल आंदोलन के रूप से हम लोग जानते हैं। उन्होंने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा और सबसे पहले ब्राह्मी में लिखे हुए थे, तो इन्होंने यह है ब्राह्मी लिपि को ही सबसे पहले पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में इन्होंने क्या है, सबसे पहले महारत हासिल किया। पहले ये समझ लिए कि वो बोलना क्या चाह रहा है। जब ब्राह्मी लिपि को इन्होंने समझ लिया, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को समझ लिया जेम्स प्रिंसेप ने, तो उसके बाद से इनके शिलालेखों को भी इन्होंने पढ़ लिया। ठीक है, भारत का पहला शक राजा कौन सा था? मोगा, रुद्रदामन, अजेस या घटोत्कच? एंड द आंसर इज आपका मोगा है, जो भारत का पहला शक राजा के रूप में जाना जाता था। ये भारत में शक राज्य की नींव डाला था और उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में अपना राज्य इन्होंने क्या है, इस्टेब्लिश किया था, बनाया था। नाम क्या है? मोगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा कथन गलत है? अब जरा गलत और सही को आप लोग देख लीजिए, कितना आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। कौन सा कथन गलत है? पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी क्या, या फिर चेरो की राजधानी वंशी थी, या विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी, या इनमें से कोई नहीं आंसर होता है। सो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी, कोई नहीं। सभी कथन सत्य हैं, यानी पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी, चेरो की राजधानी ठीक, चेरो की राजधानी वंशी थी, विदेह राज की राजधानी मिथिला थी, और कोई नहीं तो आपका कोई नहीं, यानी कि सब सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 है, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? कंथक की बात कर रहे हैं। सारथी, घोड़ा, नौकर या पत्नी? और आंसर आपको पता है, कंथक जो है ये इनका प्रिय घोड़ा, जिसे हम शाही घोड़े के रूप में जानते हैं, इस नाम से जाना जाता था। सो द आंसर इज आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और इनका जो सारथी था उसका नाम तो चन्ना था, ये आपने पढ़ा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में क्या बनवाया था? एलोरा के शिव मंदिर की गुफा, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करें तो एलोरा के जो शिव मंदिर की गुफा आप देखते हैं, ये सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे। और इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछा है। सो आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आज हमने टोटल 50 क्वेश्चंस को डील किया और 50 क्वेश्चंस को डील करके क्या है, हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी डीपली क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लेखपाल एग्जामिनेशंस के लिए। तो बस इसी को बार बार और कई बार देखते रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।